दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सप्लोरर न्यूज़ रूम से नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। रामपुर और बरेली के बीच में एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, दुगनपुर। ये तस्वीर में देख सकते हैं, सामने दुगन। 13 मार्च को दुगनपुर में चौकीदार को गन पॉइंट पर लेकर कुछ बदमाशों ने सरकारी तांबा यानी रेलवे का तांबा जो था वो लूट लिया था और उसको लेकर फरार हो गए थे। इसकी सूचना मिलक पुलिस को भी दी गई थी, लेकिन आरपीएफ के लिए ये एक चैलेंज था और उन्होंने जी तोड़ मेहनत करने के बाद में 2 आरोपियों को धर दबोचा। जबकि इस चोरी की सूचना मिलक पुलिस को दी गई थी, लेकिन मिलक पुलिस ने एफआईआर भी नहीं लिखी थी, बल्कि ये सिर्फ आश्वासन दिया था कि जल्द ही इसका खुलासा हो जाएगा। लेकिन वो आश्वासन देते रहे और आरपीएफ अपना काम करता रहा। मुखबिर छोड़ दिए थे। एक मुखबिर की सूचना पे पता चला कि माल जो है वो रुद्रपुर गया हुआ है। रुद्रपुर जाकर आरपीएफ ने अपने गुपचुप तरीके से जब एक जगह अटैक किया और एक आदमी को अपनी गिरफ्त में लिया और सख्ती से पूछताछ की, तो उसने सब कुछ उगल दिया कि वो बोरे कहाँ रखे हुए थे, जो तांबे के बोरे जो चुराए गए थे वो कहाँ रखे हुए थे, वो भूसे के ढेर के अंदर में छुपा के रखे गए थे, वो बरामद कराया। जब पर्दाफाश कैसे हुआ इसके बारे में मैं थोड़ी सी डिटेल आपको बताता हूँ। असगर हुसैन नाम के व्यक्ति को रुद्रपुर से गिरफ्तार किया है, जो कबाड़ी का काम करता है। जब पुलिस वहाँ पर पहुँची तो वो पिकअप वहाँ पर मौजूद मिली, जिस पिकअप के ऊपर वहाँ पे शख्स ने बताया कि फरीद जो इसके अंदर एक आरोपी है वो आपराधिक प्रवृत्ति का है, उसने आकर उसको बहकाया था और ये कहा था कि दुगनपुर पर इस तरह से 5 बोरे जो हैं इसके तांबे के तार के रखे हुए हैं, गोल गोल लच्छे बने रखे हुए हैं और उनको उठाना है, उसके लिए पिकअप चाहिए और इसमें बहुत फ़ायदा है उसके और कुछ होगा भी नहीं। उन्होंने बताया जिस तरह से उसको असगर को तैयार किया, असगर उसके लालच में आ गया। उन्होंने कहा कि इस चोरी का पता भी नहीं चल पाएगा, हम चुपचाप से जाकर चौकीदार को गन पॉइंट पर लेकर सारा माल उठाकर ले आएंगे। तो असगर अपनी पिकअप लेकर वहाँ पर पहुँच गया और उसके अंदर इनके साथ मिलकर चोरी में शामिल हुआ। ये सारे जो कट्टे थे, 5 कट्टे बहुत वजनी थे, नहीं तो ऐसे इस तरह से चोरी होना, इतने बड़ा सामान ले जाना कोई मजाक बात तो है नहीं। तो ये सारे कट्टे जो थे उसकी पिकअप में लाद कर ले जाया गया, वहाँ पर रुद्रपुर में ले जाया गया और फिर एक खेत में ले जाकर वहाँ पर एक भूसे के ढेर में उनको छुपा दिया गया। लेकिन मुखबिर तंत्र जो पुलिस का काम कर रहा था, आरपीएफ का काम कर रहा था, उसने सूचना दी कि इस तरह से ये वहाँ पर मौजूद है और सबसे पहले पुलिस ने असगर हुसैन को ही पकड़ा। वहाँ से पिकअप सबसे पहले बरामद की, सख्ती से पूछताछ की तो उसने वो सारा माल बरामद कराया और अपने एक साथी को मिलक बचोला जो भोट निवासी है उसको भी गिरफ्तार करवाया, उसके बारे में बताया। पुलिस अब धीरे धीरे सबको गिरफ्तार कर लेगी। इस तरह से एक बड़ी लूट का ये पर्दाफाश किया है। रामपुर की कुछ सड़कें बहुत क्षतिग्रस्त हैं, उसी को लेकर बहुत दिन से विभाग जो है उसकी मरम्मत की कवायद कर रहा था, उसकी शुरुआत करना चाह रहा था। बजट भेज दिया था, प्रपोज़ल भेज दिया था। बजट जब आ गया, 1 करोड़ 25 लाख का बजट आ गया, तो इस पर काम भी शुरू हो गया है। डायमंड टाकी से लेकर स्टार चौराहा से लेकर बी अम्मा गेट और उधर मौलवी साहब की ज़ियारत से लेकर आगे की सड़क जो है ये सब बनने के लिए जा रही है। हार्ट मिक्स प्लांट की तमाम मशीनें आगे गई हैं, तो रात में काम चल रहा है ताकि किसी को परेशानी ना हो। 1 करोड़ 25 लाख की लागत से जो मरम्मत की जाएगी, ये काम पूरा किया जाएगा, इससे ज़रूर लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा। रिजवी और जितेंद्र त्यागी का किसी ज़माने में बड़ा बोलबाला था और आदम खां के बड़े करीबी माने जाते थे। जितने कहते हैं कि शिया वक्फ बोर्ड की और सुन्नी वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टीज़ की जो खुर्द-बुर्द हुआ था उस ज़माने में, वो इन्होंने आदम खां के कहने पर या आदम खां को खुश करने के लिए किया था। जैसा जैसा यहाँ से चाबी भरी जाती थी वैसे वैसे वो काम करते थे। लाखों रुपए की नहीं बल्कि करोड़ों रुपए की एक यहाँ पर टैक्सी स्टैंड के पास में हुसैनी सराय में एक बहुत मार्केट बनी हुई थी, जिसे गिरा दिया गया था। बड़े मंत्री के कहने पर गिराया गया था, वसीम रिजवी ने ही गिरवाया था उसको, और वो जो करोड़ों रुपए का जो कंस्ट्रक्शन था धराशायी कर दिया गया था। आदम खां के सह आरोपी रहे हैं, उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है। उसी के सिलसिले में वो रामपुर आए थे, रामपुर यहाँ पर कोर्ट में पेश हुए। उनसे जो भी कुछ कोर्ट ने जो सवाल जवाब किए वो तो अलग बात है, लेकिन सबसे ख़ास बात यह है जब वो बाहर आए और मीडिया ने उनसे कुछ सवाल किए तो वो हर सवाल से बचते हुए नज़र आए। आखिर में जब मीडिया वालों ने ये पूछा कि अपने पुराने दोस्तों की आपकी याद आ रही है, आपको क्या अपने पुराने दोस्तों की याद आ रही है, आदम खां से मिलेंगे, तो उन्होंने ऐसे हाथ जोड़ के नाम सर हिला दिया। दोस्तों, ये रामपुर की खुशकिस्मती है कि पिछले कुछ दिनों से जो रामपुर में डीएम आए या एसपी आए, मतलब इस प्रकार के अधिकारी जो थे
वो अपने कार्य में बड़े ईमानदार, सक्षम और निपुण दिखाई दिए और उनकी वजह से जनहित को बड़े फायदे हुए। अभी रविंद्र कुमार मादल डीएम है, इन्होंने जो काम किया वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा। इससे पहले अंजनी कुमार सिंह थे डीएम, जो मुरादाबाद के मंडल आयुक्त थे। उन्होंने बहुत से काम किए। उन्होंने ऐसे काम किए जो आम जनता, आम जनहित से जुड़े हुए थे। उन्होंने चाकू की इंडस्ट्री को यहाँ पे जिंदा किया। उन्होंने यहाँ के बहुत से ऐसे जो वर्क थे, हस्तकला से जुड़े हुए वर्क थे, हैंडीक्राफ्ट वर्क थे, उनको ज़िंदा किया। यहाँ के खानों को ज़िंदा किया, यहाँ के कल्चर, यहाँ की तहजीब को ज़िंदा किया और उस पर उन्होंने बहुत काम किया। सरकार से बहुत सी मदद भी मांगी गई और सरकार ने उसमें मदद दी भी। यहाँ पर उन्होंने लालपुर पुल को पूरा कराया। बहुत कुछ हुआ उनके ज़माने में, लेकिन रविंद्र कुमार मादल ने उसके बाद में जब से चार्ज यहाँ का लिया, जबकि उनकी पहली पोस्टिंग है एज ए डीएम यहाँ पर, लेकिन उन्होंने जो काम किए वो बड़े काबिल तारीफ़ हैं। फिलहाल उन्होंने जो एक अच्छा काम किया उसको मैं आपको बताने जा। बात के गाँव गदवरमट्टी में एक दिव्यांग के घर की बुनियाद जो था, बुनियाद का पहला पत्थर जो था, पहली ईंट जो थी, डीएम रविंद्र कुमार मादल ने अपने हाथ से रखी। क्यों रखी, इसकी वजह भी सुन लीजिए। इस मकान की उन्होंने बुनियाद रखी। ये दरअसल वहाँ का जो प्रधान और सचिव है उसके निजी संसाधनों से बनने के लिए जा रहा है, क्योंकि इस दिव्यांग का नाम जो था प्रधानमंत्री की जो 2.5 लाख वाली सूची है मकान बनाने वाली, उसमें था, लेकिन इन लोगों ने मिलकर कहते हैं कटवा दिया था। इसकी जब शिकायत डीएम के पास में पहुंची तो उन्होंने और किसी प्रकार की सज़ा देने के बजाय सज़ा ये दी कि उन दोनों की निधि से, पर्सनल निधि से यह बनेगा और वो मकान बनना शुरू हुआ। इसलिए उसकी नींव रखने के लिए जिला अधिकारी रविंद्र कुमार मादल खुद पहुंचे, जिससे एक साफ मैसेज ये गया कि यदि गरीब के साथ में कोई कर्मचारी गलत हरकत करता है, उसका हक मारने की कोशिश करता है, तो उसको किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उसको इस प्रकार की सज़ा दी जाएगी कि उसे अपनी जेब से शायद वो पूरी करना पड़े। उनकी लोकसभा की सदस्यता खत्म कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन जारी कर संविधान के अनुच्छेद 102 ए और जनप्रतिनिधि कानून के तहत कांग्रेस नेता को अयोग्य घोषित कर दिया है। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है। साल 2014 के बाद से राहुल गांधी के अलावा 9 जनप्रतिनिधियों को अयोग्य घोषित किया जा चुका है। इन 9 में से 7 विपक्षी दल के नेता हैं, वहीं भाजपा के भी 2 नेताओं की विदाई की गई है। कौन है वो 7 विपक्षी नेता, आइए आपको एक एक करके बताते हैं। इसमें पहला नाम अन्ना द्रमुक की तत्कालीन प्रमुख जयललिता का है। आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में जयललिता को 4 साल के कारावास की सजा हुई थी, जिसके बाद सितंबर 2014 में तमिलनाडु विधानसभा से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। कानून उन्हें अयोग्य करार दिया गया था। इस सूची में दूसरा नाम पीपी मोहम्मद फैजल का है। लक्षद्वीप के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सांसद पीपी मोहम्मद फैजल को जनवरी 2023 में हत्या के प्रयास के एक मामले में 10 साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद उन्हें भी अयोग्य घोषित कर दिया गया। हालांकि केरल उच्च न्यायालय ने बाद में फैजल की दोष सिद्धि और सजा को निलंबित कर दिया। सांसद के अनुसार लोकसभा सचिवालय ने अब तक उनकी अयोग्यता को वापस लेने के संबंध में अधिसूचना जारी नहीं की है। तीसरा, समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को 2019 के नफरत भरे भाषण के एक मामले में एक अदालत ने 3 साल कैद की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उन्हें अक्टूबर 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा से अयोग्य करार दिया गया था। वह रामपुर सदर विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। चौथा, राजद विधायक अनिल कुमार सैनी को धोखाधड़ी के एक मामले में 3 साल कारावास की सजा सुनाई जाने के बाद अक्टूबर 2022 में बिहार विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया था। पांचवा, कांग्रेस विधायक प्रदीप चौधरी को जनवरी 2021 में हरियाणा विधानसभा से अयोग्य करा दिया गया। उन्हें हमले के एक मामले में 3 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। वो कालका से विधायक थे। छठा, सपा विधायक अब्दुल्ला आजम खान को फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश विधानसभा से अयोग्य करार दिया गया था। कुछ दिन पहले ही एक अदालत ने 15 साल पुराने एक मामले में उन्हें 2 साल कारावास की सजा सुनाई थी। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला रामपुर की सवार विधानसभा से सदस्य थे। सातवां, राजद विधायक अनंत सिंह को जुलाई 2022 में बिहार विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिया गया था। उन्हें उनके आवास से हथियार और गोला बरामद जब्त होने से जुड़े मामले में दोषी करार दिया गया था। सिंह पटना जिले की मोकामा सीट से विधायक थे। आपको बता दें कि राहुल गांधी की सांसद मानहानि के एक मामले में सजा मिलने के बाद गई। दरअसल 23 मार्च की सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को मानहानि के 4 साल पुराने मामले में दोषी पाया था।
कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि उन्हें तुरंत जमानत मिल गई। बता दें कि मोदी सरनेम पर विवादित टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी को बहुत बड़े पत्रकार व्यंग्यकार संजय शर्मा हैं, जिन्होंने योगी सरकार के 1 साल पूरे होने पर क्या कहा। उत्तर प्रदेश को उन्होंने आईएएस भ्रष्ट उत्तर प्रदेश अधिकारियों के की मुख्यमंत्री अमाजगाह योगी भी जी बताया। के दूसरे कार्यकाल को आज 1 साल पूरा हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करी योगी जी ने, खूब बड़ी बड़ी बातें करी, बताया कि हमने ये काम किया, हमने वो काम किया। गोदी मीडिया के पत्रकार खास तौर से बुलाए गए थे कि आपको मुख्यमंत्री जी की तारीफ में बहुत सारी बातें करनी है, कोई तीखा सवाल पूछना नहीं है। आमतौर पे सरकारें करती भी यही हैं कि वो मीडिया का मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर लेती हैं कि राजा के सामने कोई भी तीखा सवाल पूछा ना जाए। राजा के सामने यही कहा जाए कि हजूर इतना बढ़िया काम चल रहा है, आपने इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं चलाई हैं कि प्रदेश में चारों तरफ खुशहाली चल रही है। एक क्रांतिकारी कवि की वो कविताएं हैं, राजा ने कहा रात है, राजा ने कहा रात है, रानी ने कहा रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी ने कहा रात है, ये सुबह सुबह की बात है। जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर दिन कहो, हम रात कहेंगे या नहीं कहेंगे, आप बताइए। ये अच्छी अच्छी चीजें चल रही थी, अच्छी अच्छी बातें चल रही थी, तब तक एक धमाकेदार खबर आई कि यूपी की एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट पे तैनात एक आईएएस अफसर के पति को नोएडा से गिरफ्तार कर लिया है आंध्र प्रदेश की पुलिस ने। सनसनी फैल गई, लोग पूछने लगे कि भाई आज ही का दिन क्यों मिला, आज ही के दिन इस आईएएस अफसर के पति की गिरफ्तारी क्यों हो गई। आज तो खुशहाली का दिन था, कसीदे पढ़ने का दिन था, एक दिन आगे पीछे कर लेते। तो आज मैं इस पूरी कहानी को आपको बताने जा रहा हूं। क्या है मामला यूपी की नौकरशाही का, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। यूपी आईएएस अफसर भ्रष्ट करप्ट आईएएस अफसरों की शरण स्थली कैसे बनता जा रहा है, ये मैं बताता जा रहा हूं, आपको बता रहा हूं। और फिर ये खबरें अखबारों और टीवी चैनलों में क्यों नहीं आती है, ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। योगी जी से नाराजगी नहीं, आज तो मैंने शर्ट भी उन्हीं के जैसे रंग की पहनी है, भगवा टाइप की पहनी है। तो योगी जी आपको शुभकामनाएं, आपको बधाई। और अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो ये वीडियो आपको ही फायदा पहुंचाएगा। गुस्से से देखेंगे तो मेरे खिलाफ एक जांच और शुरू हो जाएगी, और प्यार से देखेंगे तो आपके फायदे की होगी। मैं बताना चाह रहा हूं कि यूपी में आपके इर्द गिर्द वो अफसर कौन हैं जो भ्रष्टाचार की गंगा बहा रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी और 2G 3G 4G घोटाले हो रहे थे, तो मैंने अपने अखबार में एक हेडिंग लगाई थी, भ्रष्टाचारियों के सरदार, और मनमोहन सिंह की फोटो लगाई थी। तो ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। हमने नौकरशाहों को देखा है, वो राजा के सामने जय जयकार करते हैं, राजा के सामने चाकरी करते हैं, और आईएएस अफसर का मतलब ही होता है आई एम सॉरी, मुझे माफ कीजिए। और आईएएस अफसर किसी के नहीं होते हैं। तो मुख्यमंत्री जी के चारों तरफ भी कुछ ऐसे अफसरों की फौज इकट्ठी हो गई है जो प्रदेश में करप्ट अफसरों की तैनाती करा रहे हैं, जो भ्रष्ट अफसरों की तैनाती करा रहे हैं। और कुछ बड़ी घटनाओं का मैं जिक्र आज आपसे इस वीडियो के माध्यम से करूंगा, जो सवाल खड़ा करते हैं, जो सिस्टम पे सवाल खड़ा करते हैं, और जो सरकार पे सवाल खड़ा करते हैं। मैं आपको बताऊंगा मैं कि आखिर मीडिया ये सवाल क्यों नहीं पूछती। मैं आज का अखबार में पसंद करता हूं, इस अखबार को, ये अमर उजाला है। व्यक्तिगत रूप से मैं करता हूं कि इस दौर में कभी कभी खबरें सिस्टम के खिलाफ दिख जाती है, लेकिन आज का अखबार देखिए, ये पहला पेज है आपका। और जब इस अखबार को मैं पलटूंगा तो इस अखबार का जो दूसरा पेज होता है, ये भी आपको पूरा विज्ञापन के रूप में दिखाई देगा। यानी अखबार खोलेंगे आप तो अखबार का पहला पेज, और अमर उजाला खोलेंगे तो अमर उजाला का दूसरा पेज आपको पूरा विज्ञापन से दिखेगा। अभी रुकिए, मैंने अपनी टीम के, मैं जब बोलने आ रहा था तो मेरी टीम के सदस्य हैं सुष्मिता जी, उन्होंने लाके दिया अखबार कि सर ये पूछिए कि बाकी अखबार क्यों नहीं छापते।
तो सुष्मिता जी ने निकाल के दिए मुझे। उन्होंने बताया कि ये तीसरा अखबार भी देखिए, तीसरा पेज भी देखिए। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पहला पेज, ये दूसरा पेज और फिर ये तीसरा पेज। ये तीसरे पेज में जो आप खबरें देख रहे हैं, दरअसल ये भी विज्ञापन है। इन खबरों की हेडिंग मैं आपको पढ़ के सुना दूं। उपलब्धियां, उम्मीदें और चुनौतियां, एक साल रिकॉर्ड अनेक, चुनौतियां कम नहीं। आजम का गढ़ दोस्त किया, शासन का कार्यवाहक मॉडल, संकल्पों पर संदेश के मिशन से 24 की विसाख पर नजर। हालांकि एक खबर इन्होंने ये भी लगा दी, खतौली ने झटका दिया, लेकिन अमर उजाला तब भी थोड़ा थोड़ा सा छाप लेता है। अपने आप को सबसे बड़ा कहने वाला अखबार हिंदुस्तान। इस अखबार में आप सरकार के खिलाफ कार्रवाई की उम्मीद की कोई खबर, सरकार के खिलाफ जाती हुई कोई खबर की कल्पना आप सपने में भी नहीं कर सकते। फुल पेज का विज्ञापन है। अंदर खोलूंगा मैं। सुष्मिता जी, इसके अंदर में विज्ञापन है ना? ये पेज नंबर 2 आप देख रहे हैं, इसका पेज नंबर 2 भी, पहला पेज और पेज नंबर 2, इस पे भी विज्ञापन। अंदर जाएंगे, अंदर खोलेंगे हम अखबार को। लीड खबर, टीवी मिटाने को नया मॉडल, मोदी जी योगी जी की फोटो। और फिर आप ये देखिए, पूरा पेज खबरों के रूप में विज्ञापन। यूपी को नंबर 1 राज्य बनाने का संकल्प, योगी। हर जिले में मेडिकल कॉलेज जल्दी, धूम मचा रहा है, मैं यूपी बोल रहा हूं। आज बताएंगे योगी जी सरकार का कामकाज। सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में योगी की पहचान। 6 वर्षों में धार्मिक पर्यटन में बढ़ गई उत्तर प्रदेश की धमक। प्रदेश में किसानों के हित में नई योजनाएं। 45 लाख प्रधानमंत्री आवास बने। कठिन परिश्रम से रखी यूपी की कायाकल्प की बुनियाद। 3 राज्य विश्वविद्यालयों की बड़ी छलांग, 3 नई बनेंगे। ये तीसरा पेज है। अखबार अभी कुछ और है, सुष्मिता जी ने बड़ा रिसर्च वर्क किया है, आज वो अखबार लेकर आई है। ये है नवभारत टाइम्स। पहला पेज वही विज्ञापन, अंदर भी है सुष्मिता जी, पे भी अंदर भी। दूसरा पेज फिर विज्ञापन, वही विज्ञापन। तीसरा पेज फिर विज्ञापन। 3 पेज की सुविधा दी गई है। और आपका सरकार का सबसे प्रिय अखबार दैनिक जागरण, जब कोरोना में लाशें दफनाई जा रही थी, गंगा में फेंकी जा रही थी, तो ये प्रिय अखबार लिख रहा था कि ये परंपरा है, कोरोना में लाशें फेंकी नहीं गई हैं, परंपरा है, गंगा में ऐसी लाशें दफनाई जाती हैं, बहाई जाती हैं। मैंने इस बार पूछा कि बारिश तो इस बार भी हुई, गर्मी तो वो पड़ी, इस बार वो लाशें कहाँ हैं? तो वही फिर वो पहले पेज का विज्ञापन दैनिक जागरण। अगले पेज में सुशासन, डबल विकास, रोजगार, डबल इंजन की सरकार, विज्ञापन। अंदर भी है सुष्मिता जी, इसके अंदर भी हम देखते हैं आज का अखबार। और अंदर बड़ा ताज्जुब है कि अंदर तीसरे पेज पे हमें दैनिक जागरण में पता नहीं 2 वर्ष में टीवी से मुक्त करेंगे योगी मोदी जी। और इस बार बहुत ताज्जुब है कि तीसरा पेज इस बार दैनिक जागरण में नहीं दिख रहा, बाकी दोनों बाकी अखबारों में 3 पेज। अब हम मुझे बताइए कि ये अखबार जिनको एक दिन में लाखों करोड़ों रुपए का विज्ञापन दिया जाता है, वो भला सरकार से सवाल पूछेंगे? वो मीडिया के मालिक जो एक एक दिन में लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं, वो सरकार से सवाल पूछेंगे? मैंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी। मैंने कहा बड़े सवाल उठते हैं कि मुलायम सिंह ने पत्रकारों को इतनी सुविधाएं दी, मायावती ने ये किया, अखिलेश ने ये किया। एक काम करिए, पिछले 20 सालों में सूचना जनसंपर्क विभाग, जिसके जरिए पत्रकारों को उपकृत किया जाता है, 20 सालों में किस नेता ने, किस मुख्यमंत्री ने, किस पत्रकार को, किस संस्थान को कितने रुपए विज्ञापन दिए? ये जो 5 स्टार होटल में शो करते हैं, कहते हैं कि संदेश, नया संदेश, नई आवाज, शिखर सम्मेलन, इन सम्मेलनों में सरकार के किस विभाग के कितने पैसे गए? किस मैगजीन में कितने करोड़ों रुपए का विज्ञापन गया, जिससे फिर वो मैगजीन छापती है योगी जी का कमाल, योगी जी नंबर 1।
तो अच्छी बात है, अगर आपका सर्वे है इसमें योगी जी नंबर 1 दिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वो हिंदुत्व का चेहरा है। लेकिन उस मैगजीन को ये लिखना चाहिए कि हमने इस महीने सूचना विभाग से हर पेज के 6 लाख रुपए पेज के हिसाब से एक साल में हमने इतने करोड़ों रुपए का विज्ञापन लिया। मैंने सूचना के अधिकार के तहत सूचना विभाग से पूछा, हजूर ये बता दीजिए कि आपने पिछले सालों में किस अखबार को, किस संस्थान को कितने रुपए का विज्ञापन दिया है, मुझे नहीं मिला। कोई सूचना में जानकारी आप भी मांग के देख लीजिए, आपको नहीं दी जाएगी। तो भला ये संस्थान, ये अखबार, ये टीवी चैनल सरकार से सवाल कैसे पूछ सकते हैं? मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरा, मैंने देखा सामने होर्डिंग लगे हुए हैं, यूपी में 48 लाख करोड़ का निवेश, इतने हजार लोगों को रोजगार। मुझे लगा कि सरकार वैसे ही मुझसे नाराज रहती है। मैं नोटिस देने जा रहा था सरकार को, सूचना विभाग को, कि मेरे और आपके टैक्स के पैसे से दिल्ली के और पूरे देश के अलग अलग जगह पे आपने होर्डिंग लगाए हैं, सरकारी होर्डिंग है, उस पर लिखा है 38 लाख करोड़ का निवेश उत्तर प्रदेश में। क्या कोई सरकार मेरे और आपके टैक्स के पैसे से झूठ के होर्डिंग लगवा सकती है? 38 लाख करोड़ का निवेश नहीं हुआ। सरकार का दावा है कि 38 लाख करोड़ निवेश के प्रस्ताव आए हैं। और प्रस्ताव कैसे आए हैं? विभाग के, इंडस्ट्री विभाग के अफसर रिटायर हो गए। मैंने उनके कई बार अरविंद कुमार जी के भ्रष्टाचार की कहानी आपको बताई थी। अरविंद कुमार जी मंत्री जी के साथ, मुख्यमंत्री जी के सलाहकार के साथ अमेरिका गए, एक ऐसे विश्वविद्यालय से एमओयू कराया है जो एक छत के नीचे चलता था, जो ब्लैक लिस्टेड था, जिसके पास 15 कर्मचारी थे, उसे 35,000 करोड़ का एमओयू करा है। और यहां आके सरकार ने डंका पीटना शुरू कर दिया कि देखिए हमने तो इतना बड़ा निवेश लिया है, हम 35,000 करोड़ से अमेरिका की ये विश्वविद्यालय आएगा, उत्तर प्रदेश में ये क्रांति कर देगा। हमने वो स्टडी करी और हमने ब्रेकिंग खबर चलाई, छापी हमने, कि ये विश्वविद्यालय तो एक छत के नीचे चलता है, इसकी इतनी हैसियत ही नहीं है। चलता है, इसकी इतनी हैसियत ही नहीं है कि आपके यहाँ 35,000 करोड़ का निवेश कर दे। तब हड़कंप मचा, तब सफाई दी गई कि भाई अभी उन्होंने एमओयू किया, हमने उनको जमीन थोड़ी ना दे दी, हमने कोई सुविधा थोड़ी ना दे दी, हम कागज पत्र देखेंगे, चेक करेंगे। तो मेरा सवाल था कि जब कोई व्यक्ति, मैं एमओयू करने जाऊं सरकार से, तो क्या सरकार के मंत्री, सरकार के अफसर, मुख्यमंत्री के सलाहकार खाली? पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे।